अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस नॉट टू बाय CB150F। आज हमारी जो रीजंस नॉट टू बाय की सीरीज़ है उसके अंदर हमने ऐड किया है CB150F को। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको CB150F को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसको ना खरीदने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो उन तमाम रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एंड में प्राइस भी बताऊँगा और उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी जो रीजंस नॉट टू बाय की सीरीज़ है, मतलब आज की वीडियो और मैंने जो इसके ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको रीजंस टू बाय CB150F बताया था, इन दोनों का कंपैरिजन करके क्या हमें CB150F को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम बिना वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले रीज़न इस बाइक को ना खरीदने की वो है इस बाइक का फ्रंट टायर। इस बाइक का जो आपको फ्रंट टायर मिल रहा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मतलब इस बाइक का जो फ्रंट टायर है उसकी ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब आप अगर ओवरऑल बाइक को देखें तो बाइक माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ओवरऑल बाइक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जब आप फ्रंट टायर देखते हैं तो फ्रंट टायर इस बाइक का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है और जाहिर सी बात है क्योंकि डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है इसी वजह से बाइक की जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो बहुत अच्छी होगी। अब डिस्क ब्रेक के साथ जो इन्होंने फ्रंट पे टायर दिया है, अब अगर आप फ्रंट के टायर की ग्रिप देखें तो फ्रंट के टायर की ग्रिप बिल्कुल सेम टू सेम होंडा CD70 के फ्रंट टायर की ग्रिप जैसी है। अब CD70 जैसी ग्रिप है फ्रंट टायर की, तो जो टायर है वो कहाँ रोड पे प्रॉपर ग्रिप करेगा जब आप ब्रेक मारेंगे। इसी वजह से बहुत से लोगों को ये मसला आ चुका है, फ्रंट टायर जो है वो स्केट कर जाता है। ये इशू ऑलमोस्ट हर बंदे को ही आ चुका है जिसने CB150F को परचेज़ किया है। ख़ास तौर पे जो थोड़ी सी हार्ड ब्रेकिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू आया है फ्रंट टायर का। अब मेरा अपना दोस्त था एक, उसने इस बाइक को परचेज़ किया, बेचारे से दूसरे दिन ही गिर गया बाइक, क्योंकि बाइक का जो फ्रंट टायर था वो इतना अच्छा नहीं था और जब डिस्क मारी तो बाइक का फ्रंट टायर स्केट कर गया, इसी वजह से वो नीचे गिर गया। तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है एक रीज़न यही बनती है इसको ना परचेज़ करने की। सो गाइस, नेक्स्ट रीज़न की तरफ आते हैं। तो इस बाइक को ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसकी टॉप स्पीड। अगर हम इस बाइक की पिकअप की बात कर लें तो इस बाइक की जो पिकअप है वो बहुत मज़े की है। इस बाइक की पिकअप सुजुकी GS150 जैसी आप कह सकते हैं। जितनी आपको सुजुकी GS150 की पिकअप मिल रही है उतनी ही पिकअप इस बाइक की आपको मिल रही है। टॉप स्पीड तो बहरहाल उसकी ज़्यादा अच्छी है। इस बाइक की आपको जो टॉप है उसमें मसला आता है। इस बाइक की जहाँ तक पिकअप का ताल्लुक है तो वो तो इस बाइक की बहुत अच्छी है, लेकिन जब टॉप स्पीड की बात आती है तो टॉप स्पीड में ये बाइक मार खा जाता है। इस बाइक को मैंने पर्सनली भी भगाया है और उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों से भी मैंने पूछा है, काफ़ी यूजर्स ने भी हमें बताया है कि इस बाइक की जो टॉप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब मैंने जब इसको भगाया था उस वक्त चलो शॉर्ट ट्रैक था, शॉर्ट ट्रैक के ऊपर ये मैक्सिमम गया था ऑलमोस्ट 95 तक, 95 से 99 के दरमियान इसकी टॉप स्पीड थी उस वक्त। जबकि अगर आप किसी भी और बाइक को भगाएं जो 100 क्रॉस करता हो तो वो 100 क्रॉस कर लेता था उस ट्रैक के अंदर, लेकिन CB150 99 क्रॉस नहीं कर सका, 95 या 99 के दरमियान वो क्रॉस नहीं कर सका। तो टॉप स्पीड की जो है वो जो लोगों ने अचीव की है मैक्सिमम वो 105 तक है। 105 से 110 के दरमियान लोगों ने इसकी टॉप स्पीड अचीव की है, उससे ऊपर इसकी टॉप स्पीड अचीव नहीं की। हालांकि इसका मीटर ज़्यादा है लेकिन इसकी टॉप स्पीड जो है वो मैक्सिमम लोगों ने 110 तक, 105 से 110 के दरमियान अचीव की है। जो मैंने टॉप स्पीड इसकी यूट्यूब पे देखी है उसमें भी ये बाइक ज़रा लॉन्ग ट्रैक था तो इसी वजह से 105 से ऊपर चला गया था, वरना इस बाइक की जो टॉप स्पीड है अगर आप शॉर्ट ट्रैक में भगा लें तो टॉप स्पीड इस बाइक की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये भी इसको ना खरीदने की एक रीज़न बन जाती है। सो गाइस, इस बाइक को ना खरीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है ये बेसिकली एक मेन रीज़न है और ये है पार्ट्स अवेलेबिलिटी की। इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से इसके पार्ट्स अवेलेबल मिलते हैं। इस बाइक के अंदर आपको बॉडी पार्ट्स का, इंजन पार्ट्स का, दोनों पार्ट्स का इशू होता है। इंजन पार्ट्स में जो हर ट्यूनिंग के बाद चेंज होते हैं, जिसमें एयर फिल्टर आ जाता है, ब्रेक पैड्स आ जाते हैं, वो तो फिर भी आपको मिल जाते हैं इसके, लेकिन जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं वो मिलना मुश्किल है। इसके बॉडी पार्ट्स अक्सर नहीं मिलते। इंजन पार्ट्स भी जो रेगुलर चेंज होते हैं वो तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आपने कभी कभी चेंज करवाने होते हैं जिसमें चेन ग्राडी सेट आ जाता है और इस तरह के दूसरे रेयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो आपको मुश्किल से मिलते हैं। उसके अलावा इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मुश्किल से मिलते हैं, मगर आपको जो रेगुलर यूजेज के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं इसके अंदर। अब ऐसा मसला क्यों है इस बाइक के अंदर? अब बेसिकली मसला यही है कि क्योंकि ये बाइक इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से, इसी वजह से इस बाइक के अंदर ये इशू आ रहा है। इस बाइक की जो प्रोडक्शन है वो अभी तक पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई। जब इस बाइक की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी तब इस बाइक के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल में मिलेंगे और उसके अलावा आपको ज़्यादा टाइम रुकना भी नहीं पड़ेगा।
अभी क्योंकि इसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ का आप सब जानते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ कितनी होती हैं, बाकी इंपोर्ट के अपने मसले होते हैं, बाकी जो कंपनी है वो भी थोड़े से नखरे करती है, तो बाइक के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम इसको ना परचेज़ करने की नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इस बाइक को ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसके पार्ट्स की कॉस्ट। इस बाइक के जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप इसके पार्ट्स की कॉस्ट को GD110S की पार्ट्स की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं आप, क्योंकि इस बाइक के पार्ट्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, इसी वजह से इसके पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। और GD110S के जो पार्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट होते हैं, इसी वजह से उसके पार्ट्स की भी कॉस्ट ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट रिजेम्बलेंस हैं दोनों बाइक्स के पार्ट्स की कॉस्ट के मामले में। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो बाइक की जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, A1 क्वालिटी मिल जाती है। जबकि अगर ये पार्ट्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे होते तो आपको एक फ़ायदा तो मिलता कि इसके जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो सस्ती हो जाती, मतलब पार्ट्स की कॉस्ट कम हो जाती। लेकिन जहाँ पर इसके पार्ट्स की क्वालिटी की बात आती फिर क्वालिटी गिर जाती, आपको क्वालिटी वो वाली ना मिलती जो आपको इसके पुराने मॉडल्स में मिल रही होती। अब वही बात है जिस तरह अगर आप YBR को कंपेयर कर लें, YBR के 2015 मॉडल को 2019 मॉडल से कंपेयर कर लें, आपको पार्ट्स की क्वालिटी का पता लग जाएगा, क्योंकि 2015 में पार्ट्स उसके इंपोर्ट हो रहे थे, इसी वजह से उसके पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो आपको ज़बरदस्त मिल रही थी। लेकिन जब इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तब से क्वालिटी गिरती गई और दिन ब दिन, मतलब हर साल जब ये अपना नया बाइक लॉन्च करते हैं तो क्वालिटी जो है वो पहले से कम होती है। अगर आप पिछले साल की क्वालिटी से कंपेयर करें तो आपको हल्की लगती है क्वालिटी। तो ये इशू इस बाइक के अंदर अभी तक नहीं आया, मतलब जो बाइक्स अभी पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें ये मसला नहीं आया, लेकिन जब से वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तब से उनके अंदर भी यह मसला आ जाएगा। इसको ना परचेज़ करने की जो एक आखिरी रीज़न है वो है इसका ओवर प्राइस्ड होना। अब हम अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो जो भी इंपोर्टेड बाइक्स हैं वो आपको 2 लाख से कम के नहीं मिलने वाले, ये तो फिर वखरा ही हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गई है इस बाइक की। इस बाइक के 2 वेरिएंट्स हैं, एक है सिंपल वेरिएंट, एक है इसका स्पेशल एडिशन वेरिएंट। इसके सिंपल वेरिएंट के अंदर आपको रेड एंड ब्लैक कलर मिलता है, जबकि इसके स्पेशल एडिशन वेरिएंट के अंदर आपको सिल्वर कलर मिलता है विद ऑरेंज अलारिम्स। इसका जो सिंपल वेरिएंट है उसकी आजकल लेटेस्ट प्राइस चल रही है 2,99,900 रुपये, 2,99,900 रुपीज़ इस बाइक के सिंपल वेरिएंट की प्राइस है। जबकि इसका जो स्पेशल एडिशन वेरिएंट है वो 3 लाख क्रॉस कर चुका है। इसके स्पेशल एडिशन वेरिएंट की प्राइस है 3,03,900 रुपये। अब प्राइस आप खुद ही देख लें कि कितना महंगा हो गया ये बाइक। यह बाइक स्टार्ट हुआ था 1,60,000 से, 1,60,000 से बढ़ता बढ़ता अब ये 2,99,000 पे पहुंच चुका है। और इसका स्पेशल एडिशन उस वक्त नहीं था, स्पेशल एडिशन अभी पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। तो अब स्पेशल एडिशन के अंदर आपको जो चेंजेस मिल रहे हैं बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ इसके अलार्म्स के कलर्स की हैं, बाकी कोई भी खास चेंजिंग नहीं है, और कलर आपको चेंज मिल रहा है, बस बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। और स्पेशल एडिशन की प्राइस है 3,03,900 रुपये। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ओवर प्राइस्ड हैं ये बाइक। सो गाइस, ये थी कुछ रीजंस इस बाइक को ना परचेज़ करने की। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको रीजंस बताई थी इस बाइक को परचेज़ करने की, और अब जो मैंने आपको रीजंस बताई हैं इस बाइक को ना परचेज़ करने की, दोनों के कंपैरिजन करके क्या इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बाइक को लाजमी परचेज़ करना चाहिए। अब आप इसी का जो कंपैरेटर है उसको देख लें, जो कि है सुजुकी GR150। सुजुकी GR150 और होंडा CB150F को अगर आप कंपेयर करें तो होंडा CB150F जो है उसकी आपको प्राइस भी कम मिल रही है GR से। उसके अलावा बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लें तो बेनिफिट्स में आपको इसके अंदर एक बेनिफिट मिलता है होंडा CB150F के अंदर, आपको एक तो मीटर की लुक बहुत अच्छी मिलती है, ओवरऑल लुक इस बाइक की बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा इसके अंदर मैग्नेटिक कीविज शटल लॉक सिस्टम, एक एक्स्ट्रा आपको सेफ्टी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा आपको इस बाइक के अंदर अच्छी पिक मिल जाती है और कंफर्ट वाइज ज़्यादा बेहतर मिल जाता है आपको GR से। और एवरेज की अगर बात कर लें तो एवरेज में ऑलमोस्ट ये बाइक सेम ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइस आपको इसकी कम मिल जाती है, इसी वजह से इस बाइक को आपको लाजमी परचेज करना चाहिए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मेनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।